तो आज बात करेंगे हम सम ऑफ द न्यूली एडेड फीचर्स इन पाइथन के बारे में। ये वो फीचर्स हैं जो कि इस कोर्स को एक्सक्लूसिव बनाते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से फीचर्स को कब कब आप लोग यूज़ कर सकते हैं और अपनी पाइथन प्रोग्राम्स को एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आज वो स्टार्ट करते हैं पहले फीचर से, जो कि है वैलरस ऑपरेटर। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं करूँगा बंद यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा चैप्टर नंबर 12 हमारा है ये। तो मैं चैप्टर 12 के नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा और इसको मैं VS कोड में खोलूंगा, और यहाँ पर जो हमारा पहला प्रोग्राम होगा वो 01_valrus.py होगा। 01_valrus.py, और valrus.py जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें मैं आप लोग को वैलरस ऑपरेटर का यूजेज बताऊंगा। तो एक ऑपरेटर होता है वैलरस ऑपरेटर, जो कि पाइथन 3.8 ऑनवर्ड्स इंट्रोड्यूस हुआ था और अलाउ करता है वो आपको टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स एज पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। मतलब एक एक्सप्रेशन का पार्ट रहेगा आपका पूरा जो कोड होगा, और वो दो काम करेगा कि वो एक तो ऑलरेडी आपका एक्सप्रेशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, प्लस एक वेरिएबल में असाइनमेंट आप लोग कर सकते हो। और मैं दिखाता हूँ कैसे काम करती है ये चीज़। तो मैं इस कोड को कॉपी करूँगा, और कॉपी करके मैं इस कोड को यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और मैं इसको ज़रा सही से फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर सम रीज़न फॉर्मेटिंग ठीक से इसकी नहीं हुई है, और यहाँ पर आप देखो, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। तो हमने लिखा एन वैलरस ऑपरेटर और लेन ऑफ दिस लिस्ट इज ग्रेटर देन 3। तो मैं एक ही स्टेटमेंट में दो काम कर सकता हूँ। मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि n इज इक्वल टू और फिर उसके बाद इफ़ n। तो मैंने एक ही लाइन में ये कर दिया, और ये बेसिकली क्या है, कन्वीनियंस मेथड है, मतलब एक ही दो कामों को एक ही लाइन ऑफ कोड में करने का। तो यहाँ पर देखो, मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा कि लिस्ट इज टू लॉन्ग, 5 एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड यहाँ पर लिख कर आ गया। ठीक है, तो ये जो है ट्रू में इवैल्यूएट होगा, प्लस जो n की वैल्यू है वो लेंथ ऑफ दिस लिस्ट से असाइन हो जाएगी। तो ये एक बड़ा सिंपल सा ऑपरेटर है, आपको पता होना चाहिए। जो मॉडर्न प्रोग्राम्स हैं इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। अब टाइप डेफिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टाइप डेफिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए और आपका काम काफ़ी आसान बना देती है। अब मान लो कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम है n, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ n इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 5। ठीक है, अब मैं अगर n डॉट लिखूंगा, मान लो मैं लिखूंगा n डॉट इज, मान लो यहाँ लिखूँ n डॉट, तो क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर के सारे मेथड्स मुझे मिले। समझ लो आप लोग। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सप्लिसिटली बता सकता हूँ पाइथन को कि भाई देखो, मेरा n एक इंटीजर होगा, और अब मैं n डॉट लिखूंगा तो मुझे इंटीजर के सारे मेथड्स मिलेंगे। ठीक है, तो n एक इंटीजर है, ये मैंने बता दिया पाइथन को। क्या ये लिखना जरूरी था कोलन इंट? नहीं, जरूरी नहीं था। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया n को एज अ स्ट्रिंग। अगर मैं नेम को मैं एक str रखना चाहता हूँ, मैंने n को इंटीजर मार्क कर दिया, नेम को अगर मैं स्ट्रिंग मार्क करना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। कोलन लगाऊंगा यहाँ पर और हैरी लिख दूंगा, और आप देखो नेम कोलन str इज इक्वल टू हैरी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब फंक्शंस में क्या होगा, फंक्शंस में हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, टाइप्स को कुछ इस तरह से कर सकते हैं। मान लो मैं एक सम नाम का फंक्शन लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से, जो कि a और b लेता है और ये रिटर्न करता है मान लो एक इंट। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि सम लेता है a एज एन इंटीजर, b एज एन इंटीजर, और रिटर्न करता है ये एक इंटीजर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रिटर्न a प्लस बी। ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। और अगर मैंने एक बार ऐसे किया तो क्या होगा कि अब मैं अगर यहाँ पर लिखूंगा, मान लो लिखूंगा सम, और ये मुझे बता रहा है कि भाई a एक इंटीजर दो, b एक इंटीजर दो, और ये रिटर्न करेगा एक इंटीजर। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि प्रोग्रामर जब कोड कर रहा है, या फिर आप जब किसी दूसरे के कोड को यूज़ कर रहे हो, या आपका कोड कोई और यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए ईजी हो जाएगा ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, और कौन सा फंक्शन किस तरह की वैल्यूज, कौन सा वेरिएबल जो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं फंक्शन को, उनके टाइप्स क्या हैं। तो बेसिकली आप टाइप्स बता रहे हो। ठीक है, तो ये जो है फीचर रिसेंटली ऐड हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए हैंडबुक में सब कुछ लिखा हुआ है। अब हमारे पास एडवांस टाइप हिंट्स होते हैं जो कि आपको टाइपिंग मॉड्यूल से मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हो, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट आप कर सकते हो, आप लिस्ट इंपोर्ट कर सकते हो, आप यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडवांस आप लोग जो है इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो एक यूनियन नाम का एक टाइप होता है, वो आप इंपोर्ट कर सकते हो, डिक, टपल, ये सब आप इंपोर्ट कर सकते हो। और ये इंपोर्ट करके क्या क्या फ़ायदा होगा कि आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ इंट इस तरह से लिख सकते हो, आप टपल ऑफ str और इंट कुछ इस तरह से लिख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि मैं लिस्ट, टपल, डिक्ट और यूनियन, ये चारों मैं यहाँ पर यूनियन करता हूँ, एक टपल भी कर लेते हैं। ठीक है, टपल भी मैंने यहाँ पर कर लिया।
अब आप देखो क्या होता है टाइपिंग से लिस्ट, टपल, डिक्ट और यूनियन को इंपोर्ट करने का सबसे बड़ा फायदा कि आप ये कह सकते हो कि भाई ये नंबर्स लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, तो आपने ये बता दिया कि ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, आपने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर आप एक और काम कर सकते हो कि आप कह सकते हो कि ये टपल ऑफ स्ट्रिंग एंड इंट है, मतलब कि इसमें एक स्ट्रिंग आएगी एक इंट आएगी, मतलब टपल ऑफ 2 एलिमेंट्स है जिसमें से एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है, ठीक है। फिर आप डिक्शनरी बना रहे हो जिसमें आप कह रहे हो कि भाई जो की वैल्यू पेयर्स हैं मेरे वो स्ट्रिंग और इंट हैं। फिर आप यूनियन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब ये हुआ कि इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। These annotations help in making the code self-documenting and allows developers to understand the data structures used at a glance, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो दोनों में से कोई भी एक टाइप या मल्टीपल टाइप्स आप होल्ड कराना चाहते हो किसी भी एक एलिमेंट को, तो आप ये यूज़ कर सकते हो जो कि है यूनियन, ठीक है। अब मैच केस के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। 3.10 से इंट्रोड्यूस हुआ पाइथन में मैच केस। ये काफ़ी सिमिलर है स्विच स्टेटमेंट, अगर आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा हो तो उससे, बट मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से काम करता है। तो हम एक यहाँ पर मैच केस का प्रोग्राम लिखेंगे और मैं इसका नाम match_case.py लिखता हूँ और मैं यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा मैच केस स्टेटमेंट लेकर आऊँगा। लेट्स डू इट फ्रॉम द कोड इटसेल्फ। कोड से ही मैं लेकर आता हूँ, Ctrl+C मैं यहाँ पर करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे मैच केस काम करता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको ज़रा फॉर्मेट करता हूँ। PDF में से एक्चुअली आ नहीं पा रहा है ठीक से, बट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको फॉर्मेट कर दूं जल्दी से ठीक से, और यहाँ पर हमें सही से इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो आप लोग यहाँ पर देखो हमने मैच 200 लिखा, 404 लिखा, 500 लिखा, ये लिखा। तो होगा क्या कि यहाँ पर हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम स्टेटस को मैच कर रहे हैं। अब अगर स्टेटस की वैल्यू 200 है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, 404 है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर 500 है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अंडरस्कोर मतलब कि डिफॉल्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको ज़रा प्रिंट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये एक एक करके प्रिंट करके दिखाता हूँ। आप देखो कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा कुछ इस तरह से HTTP स्टेटस 200, तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा, ओके प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 404 लिखा तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा कि नॉट फाउंड प्रिंट हो गया। और फिर अगर मैंने 500 लिखा यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 500 प्रिंट, इंटरनल सर्वर एरर प्रिंट होना चाहिए था 500 में। ये ऐसे क्यों हो रहा है मुझे देखना पड़ेगा यार इसको। तो अगर मैं इसको रन कर, ओके, तो मैंने रिटर्न यहाँ से हटा दिया है, विच इज़ माई बैड। तो रिटर्न यहाँ पर हमें करना पड़ेगा इंटरनल सर्वर एरर, तभी प्रिंट करेगा। ये देखो इसने इंटरनल सर्वर एरर प्रिंट किया। अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिख दूँ जो कि है ही नहीं, तो यहाँ पर अननोन स्टेटस इसको दिखाना चाहिए। लेट्स सी, और यहाँ पर मैं इसका आउटपुट ज़रा हटाता हूँ और मुझे यहाँ पर भी रिटर्न लगाना पड़ेगा। मैंने रिटर्न यहाँ से हटा दिया है। हाँ, अब आप देखो यहाँ पर अननोन स्टेटस लिख कर आ गया है, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई आपको मैच केस किस तरह से काम करता है। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी कोड है यार मैच केस का, ठीक है। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो कि आपको पता होने चाहिए। फिर एक और अपडेट आया है डिक्शनरी को मर्ज करने का, और आप अपडेट कर सकते हैं, एक मर्ज डिक्शनरी निकाल सकते हैं 2 डिक्शनरी से। मान लो आपकी डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स हैं, दूसरी डिक्शनरी में भी की वैल्यू पेयर्स हैं, दोनों को आप मर्ज करना चाहते हो तो इस तरह से मर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप लोग इसको खुद से ट्राई करो और मर्ज डिक्शनरी बनाओ। फिर इसके बाद एक और अपडेट है कि आप लोग मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स यूज़ कर सकते हो इन अ सिंगल विद स्टेटमेंट। जैसे कि हमने देखा था विद ओपन करके हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि विद का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल फाइल्स को भी ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर आप ओपन फाइल 1.txt एज F1 कॉमा लगाकर कुछ इस तरह से ओपन फाइल 2.txt एज F2 लिख सकते हो, और उसके बाद आप दोनों फाइल्स को अंदर प्रोसेस कर सकते हो। तो ये थे हमारे मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आई होप आप लोग को मज़ा आया। इसको आप लोग ट्राई करना। ये कुछ नए फीचर्स हैं जो कि रिसेंटली ऐड हुए हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। पुराने कोर्सेज में मेरे आपको ये सब देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग की पाइथन में। तो मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा और मैं इसका नाम रखूँगा 04_exception.py। और एक्सेप्शन हैंडलिंग बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मान लो आपने कोई कोड लिखा और आपने कहा इंट a इज इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है। आपने लिखा a इज इक्वल टू इंट इनपुट, और आपने लिखा हे, मैं ये ज़रा ट्राई हटा देता हूँ अभी के लिए। आपने एक बड़ा सिंपल सा कोड लिखा, हे एंटर अ नंबर। आपने लिखा हे एंटर अ नंबर, और आपने कोलन लगा दिया। अब एक बार आपने कोलन लगा दिया और आपने प्रिंट ए किया, तो मान लो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया गलती से। भाई यूज़र तो कुछ भी करेगा, यूज़र के पास अगर पावर है तो वो कुछ भी करेगा, कीबोर्ड है उसके पास, वो लिखेगा, एंटर मारेगा। आप देखो यहाँ पर एक एरर आ गया, लेकिन मैं नहीं चाहता था ये एरर आए। मैं नहीं चाहता था ये एरर आए। मैं चाहता था कि यार मैं यूज़र को दिखा दूँ, मतलब प्रोग्राम का क्रैश करना शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट।
इनफैक्ट प्रोग्राम कभी क्रैश होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट आपका क्या होना चाहिए, यूजर देखे कि आपका एक एरर मैसेज आ रहा है जो कि बता रहा है यूजर को आपने ये चीज़ गलत करी। इसका आउटपुट ये नहीं आना चाहिए था, इसका आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए था कि यार हे प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। अगर नहीं आ रहा है ऐसा तो ये प्रोग्रामर की गलती है, प्रोग्रामर का फेलियर है। तो कैसे प्रोग्रामर के फेलियर को दूर किया जाए, हम यूज़ करते हैं ट्राई एक्सेप्ट का। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ट्राई, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सेप्ट, और हम लिखते हैं एक्सेप्शन एज ई, और हम लिखते हैं प्रिंट ई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक ए में इंटीजर वैल्यू ले लूँ और इसके बाद प्रिंट करूँ उसको, और उसके बाद मैं एक्सेप्ट में लिख रहा हूँ, तो देखो एंटर अ नंबर, अगर मैंने नंबर सही से एंटर कर दिया तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही सही चलेगा, मतलब इसने ट्राई किया इस प्रोग्राम को, चल गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये प्रोग्राम नहीं चला तो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा, और एक्सेप्ट ब्लॉक में जाके जो भी आप करोगे वो होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, एंटर मारा, तो ये देखो ये कह रहा है इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। मेरा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ, ये एरर नहीं है, ये मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक्सप्लिसिटली एरर। आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ है। अगर आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया ना तो उसके नीचे का कुछ नहीं चलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एंड में थैंक यू लिख दूँ, प्रिंट करके अगर मैं यहाँ पर थैंक यू लिख दूँ, और मैं यहाँ पर ज़रा डबल कोट्स में डाल देता हूँ इसको, मैं यहाँ पर अगर थैंक यू लिख दूँ कुछ इस तरह से, तो थैंक यू भी प्रिंट होगा एरर के बाद। देखो अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे किया तो एरर के बाद थैंक यू भी प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं सिर्फ इतना लिखता ए इज इक्वल टू इंट एंटर ये, और ये नहीं होता, मान लो ये मेरा नहीं होता ऊपर वाला पार्ट, और मैं इसको रन करता, तो आप देखो मैंने ये किया, एंटर मारा, थैंक यू प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि प्रोग्राम यहाँ से ही क्रैश हो गया। क्रैश मतलब खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कि भाई प्रोग्राम में आ गया एरर, डिस्ट्रॉय। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा है ये, और आप लोग को समझ में आ रहा है टॉपिक। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करेंगे कि यार हमने ट्राई की, कोई चीज़ हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तब एक्सेप्ट में जाएगा, वरना एक्सेप्ट को इग्नोर करके वो चलता जाएगा। अगर आपका ट्राई वाला ब्लॉक में कोई एरर नहीं आता है तो वो एक्सेप्ट वाले ब्लॉक को इग्नोर करेगा। तब क्यों चलेगा एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में, कोई ज़रूरत नहीं है उसको चलने की एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में। अब आप देखो यहाँ पर कि हम एक पर्टिकुलर टाइप का एरर थ्रो कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई अगर जीरो डिवीजन एरर आए तो ये कर दो, अगर टाइप एरर आए तो ये कर दो, वरना बाकी के एरर्स के लिए ये कर दो। तो एक स्पेसिफिक एरर को हैंडल किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो ये एक वैल्यू एरर है, तो मैं कह सकता हूँ वैल्यू एरर आए तो क्या करो, मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज वी, और मैं यहाँ पर अगर प्रिंट वी करूँ, तो आप देखो यहाँ पर, मान लो मैंने ये किया, आप देखो यहाँ पर वैल्यू एरर प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लिख दूँ और मैं यहाँ पर हे लिख दूँ, तो आप देखो अगर मैंने यहाँ पर ये किया तो हे लिख कर आ रहा है और फिर ये आ रहा है, मतलब कि मेरा ये वाला ब्लॉक चल रहा है और बाकी की एक्सेप्शंस यहाँ पर चलेंगी। तो वैल्यू एरर मैंने एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन एक तरीके से हैंडल करी। हो सकता है मेरा जीरो डिवीजन एरर आता तो मैं कोई और मैसेज दिखाता, हो सकता है कि मेरा कोई दूसरा एरर आता तो मैं कुछ और दिखाता। तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं ट्राई एक्सेप्ट का इस्तेमाल। आई होप कि आप लोग को ये सेंस बना रही है चीज़ें। अब क्या होता है कि हम रेज भी कर सकते हैं एक्सेप्शंस। जैसे मान लो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं इसका नाम रेजिंग एक्सेप्शंस डॉट पी वाई रखता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ कि एंटर अ नंबर, तो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू इंट और मैं लिखता हूँ एंटर अ नंबर। ठीक है, इसके बाद मैं एक दूसरा नंबर एंटर करवाऊंगा, एंटर अ नंबर, फिर उसके बाद एंटर सेकेंड नंबर, और फिर मैं इसके बाद लिखूंगा प्रिंट, एक एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा, दी डिविजन ए बाई बी इज, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए बाई बी। मान लो मैं ए और बी को डिवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पर इसको रन किया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर रन किया, ये कह रहा है ओके इंट ऑफ इनपुट मुझे लिखना पड़ेगा, सॉरी अबाउट दैट, इनपुट। एंड मान लो मैंने इसको रन किया, मैंने ए में दे दिया मान लो 5 और दूसरा मैंने 0 दे दिया, तो एरर आ गया भाई। मतलब डिवाइड नहीं कर सकते जीरो से, आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने इनपुट, यहाँ पर मुझे इंट इनपुट लिखना था, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 3 और फिर इसके बाद दूसरा मैं 0 लिखूँ तो जीरो डिवीजन एरर आ गया। डिवीजन बाय जीरो आप पाइथन में नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जीरो डिवीजन एरर आए, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि इफ बी इज इक्वल टू जीरो, मैं डिवीजन ही परफॉर्म नहीं करूँगा, मैं आगे जाने नहीं दूंगा यूजर को, मैं कहूँगा रेज वैल्यू एरर। ठीक है, सॉरी मैं कहूँगा रेज जीरो डिवीजन एरर, मैं रेज करा दूंगा जीरो डिवीजन एरर यहीं पर, और कहूँगा हे आवर प्रोग्राम इज नॉट मेंट टू डिवाइड नंबर्स बाय जीरो। हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, वरना हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एल्स ये प्रिंट कर दीजिए।
रन करो, कोई भी नंबर डालो, अगर आप ये डालोगे पहला नंबर फिर कुछ और डालोगे तो कुछ नहीं होगा, डिवीजन करके दे देगा। लेकिन जहां आपने पहला नंबर कुछ भी डाला और दूसरा नंबर 0 डाला, ये आपको आपका कस्टम एरर दे रहा है। हमने ये रेज किया एरर, यानी कि हम अपने प्रोग्राम में रेज कर सकते हैं एरर। अब आप कहोगे आप अपने प्रोग्राम में एरर क्यों रेज करना चाहोगे? प्रोग्राम में आप एरर इसलिए रेज करना चाहोगे, जैसे कि मान लो आप एक मॉड्यूल बना रहे हो पाइथन में जो कि लोग इंपोर्ट करेंगे, तो आप नहीं चाहोगे कि कोई गलती करे, तो आप उसको वहीं पर रोक दोगे, वहीं पर एरर मैसेज दे दोगे, उसका प्रोग्राम वहीं पर क्रैश करा दोगे। रेज आप करोगे तो प्रोग्राम क्रैश होगा। लेकिन अभी तो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्रोग्राम को क्रैश नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी प्रोग्राम को क्रैश होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर आपका डेवलपर गलती कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि उसने एक बहुत क्रिटिकल मिस्टेक करी है, तो उसका प्रोग्राम क्रैश होगा, तभी वो फिक्स करेगा अपने कोड को। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई अगर बी की वैल्यू 0 है तो ये एक बहुत क्रिटिकल एरर है। बी की वैल्यू शुड नॉट बी 0 बट इट इज 0, सो वी विल हैव टू रेज द एरर। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा ही समझ लो आप कि यार किसी बच्चे को मारना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो शैतानी कर रहा है तो उसको मारो ताकि वो सुधरे। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो वही है कि इसलिए हम डेवलपर को सुधारने के लिए रेज करते हैं एरर्स। हम कहेंगे कि भाई एरर को रेज करो ताकि डेवलपर को पता तो चले कम से कम कि यार वो एरर कर रहा है, गलती कर रहा है। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस एंड इट डज। सो ये था रेजिंग एक्सेप्शंस, जो कि आप रेज कीवर्ड की सहायता से कर सकते हो। अब हम बात करेंगे ट्राई विद एल्स और ट्राई विद फाइनली। फाइनली क्या होता है और हम एल्स कब यूज़ करते हैं ट्राई के साथ, तो हम बात करते हैं सबसे पहले ट्राई विद एल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्राई एल्स करूँगा और मान लो मेरे पास एक ट्राई कैच का ब्लॉक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मेरा ट्राई कैच का ब्लॉक यहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ट्राई कैच का एक मेरा ब्लॉक है, ट्राई एक्सेप्ट, कैच नहीं है एक्सेप्ट है। ठीक है, एक्सेप्ट पाइथन में एक्सेप्ट होता है, C++ में कैच होता है। ठीक है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्राई कैच बोल देते हैं। इवन जावास्क्रिप्ट में कैच होता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप देखो ट्राई ए इज इक्वल टू ये किया, प्रिंट ए किया, एक्सेप्ट वैल्यू एरर किया, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, ये हटा दूंगा, मैंने एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पर मैं कहूँगा एल्स, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम इनसाइड एल्स, और ये स्टार हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ आई एम इनसाइड एल्स। अब आप देखो मैं इसको रन करूँगा ना, अगर मैं एक नंबर एंटर करूँगा और यहाँ पर मान लो मैंने 45 किया, तो आई एम इनसाइड एल्स आ गया। अगर ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली रन हुआ तो एल्स के अंदर जाता है, वरना अगर मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर और एरर आ गया तो एल्स के अंदर नहीं जाता है। तो ट्राई को अगर हम एल्स के साथ यूज़ कर रहे हैं तो वो एल्स के अंदर तभी जाएगा जब आपने इसको सक्सेसफुली चला पाए। आप अगर ये सब कुछ सक्सेसफुली चल गया तब एल्स के अंदर जाएगा, वरना ये एल्स के अंदर नहीं जाएगा। अब हम बात करेंगे फाइनली की। तो एल्स का तो समझ गए आप कि कब जाएगा एल्स के अंदर। समटाइम्स वी वांट टू रन अ पीस ऑफ कोड व्हेन ट्राई वाज सक्सेसफुल। अगर ट्राई सक्सेसफुल था तब ये कोड रन करेगा, तो ये बताता है कि ट्राई सक्सेसफुल था, तो आपका ये एल्स के अंदर तब जाएगा जब ट्राई सक्सेसफुल था। ठीक है, अब अगर एक्सेप्ट में जाता ये तब भी चला देता अगर मैं एल्स नहीं लगाता, तो समझ लो। तो इसलिए एल्स लगाना पड़ा ताकि तभी चले व्हेन सम पीस ऑफ कोड वाज सक्सेसफुल। ठीक है, अब फाइनली को समझना, और फाइनली को समझना थोड़ा सा ट्रिकी लोगों के लिए हो जाता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ईजी बना दूंगा, बहुत ईजी बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो मैं यही वाला ट्राई कैच ब्लॉक लेता हूँ, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लेता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि फाइनली लगा दूंगा, और मैं कह दूंगा प्रिंट हे आई एम इनसाइड ऑफ फाइनली। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं इसको रन करूँगा, और इसको मैं जैसे ही रन करूँगा, मैंने 45 लिखा, हे आई एम इनसाइड ऑफ फाइनली आ गया। तो लोग क्या कहते हैं, मतलब मैंने देखा इंस्ट्रक्टर्स को ऐसे समझाते हुए कि फाइनली ब्लॉक चलता ही चलता है, आप ट्राई में जाओ या एक्सेप्ट में जाओ, ये चलता ही चलता है। जब मैंने सीखा था ना फाइनली, तब मुझे जब बताया गया था कि यार फाइनली ब्लॉक चलता ही चलता है, चाहे आप ट्राई में जाओ या एक्सेप्ट में जाओ, तो मैं कहता था यार कि एक्सेप्ट में भी चल रहा है, चलो करके देखते हैं। देखो अगर सक्सेसफुली रन कोड हो गया तो भी चल रहा है फाइनली, सक्सेसफुली कोड रन नहीं हुआ तब भी चल रहा है फाइनली। तो यार इसको ऐसे लिख लो ना, मतलब मैं ऐसे सोचता था। तब मैं बताऊंगा ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, फाइनली का क्या काम है। मैंने कहा यार ऐसे लिख लो ना, दिक्कत क्या आ रही है। और मैंने जब पूछा था अपने एक टीचर से, उन्होंने मुझे नहीं बताए थे, वो जब नहीं बता पाए थे, उन्होंने बोला कि यार मत पूछा करो फालतू सवाल, ऐसे बोला था उन्होंने मेरे को। बट मैं तो कहता हूँ कि सवाल पूछा करो, अगर मुझे नहीं आता तो मैं बताऊंगा कि भाई मुझे नहीं आता ये। ठीक है, हर इंसान को सब कुछ नहीं आता इस दुनिया में, याद रखना। फाइनली प्रिंट मैंने ये किया,
तब भी चल रहा है, और अगर मैं ऐसे करूँगा तब भी तो ये बिहेवियर सेम ही रखेगा। आप देख लो यार चला के, मैंने यहाँ पर एक वैलिड नंबर अगर दिया तब भी फाइनली आ रहा है, और अगर मैंने इनवैलिड दिया तब भी फाइनली आ रहा है। मतलब मैं अगर इनवैलिड दूँ तब भी यहाँ पर फाइनली आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इनवैलिड दिया तब भी फाइनली आ रहा है। तो फाइनली का यूज़ क्या है? फाइनली का यूज़ आता है फंक्शन में। जब आप डेफ करके मान लो एक फंक्शन लिखते हो और आप उस फंक्शन को कॉल करते हो, और आपको क्या करना होता है कि चाहे ट्राई हो या एक्सेप्ट हो, अगर देखो अगर आपने ट्राई के अंदर रिटर्न कर दिया, ठीक है, अगर आपने ट्राई के अंदर रिटर्न कर दिया तब तो फाइनली नहीं चलेगा ना। मतलब अगर आपने फाइनली नहीं लगाया, अगर आपने ऐसे लिखा है तब तो नहीं चलेगा ना ये वाला कोड। लेकिन अगर आपने फाइनली लगाया तब भी चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको रिटर्न कर दूँ, इसको भी रिटर्न कर दूँ, तो देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि एक नंबर लिखूँ, तो देखो हे आई एम इनसाइड फाइनली। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ तो हे आई एम इनसाइड फाइनली। लेकिन अगर ये फाइनली नहीं होता, अगर ये फाइनली नहीं होता, तब आप देखो अगर मैं इस प्रोग्राम को चला रहा हूँ, मैंने वैलिड नंबर लिखा तब भी नहीं चला फाइनली, और मैंने यहाँ पर इनवैलिड नंबर लिखा तब भी नहीं चला फाइनली। समझ रहे हो आप? तो फाइनली का मतलब ये हुआ कि ये चलेगा ही चलेगा। तो इवन इफ द फंक्शन रिटर्न्स, देखो हमने देखा था कि रिटर्न का मतलब ये होता है कि फंक्शन रिटर्न हो गया, अब इसके नीचे का कोड नहीं चलेगा फंक्शन में। फाइनली इस चीज को ओवरराइड करता है और कहता है कि भाई मैं इस ट्राई एक्सेप्ट का फाइनली हूं, मैं चल के ही रहूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मुझे करना ही करना है ये। तो फाइनली क्या करता है? फाइनली का कर्तव्य क्या है? चलना। और वो सब कुछ सारे नियम तोड़ता हुआ चलता है। ऐसे याद रख लो इस चीज़ को, ठीक है। तो इस फंक्शन के एग्जांपल से हमने देखा कि फाइनली को ऐसे क्यों लिखते हैं। हम डायरेक्टली क्यों नहीं लिख सकते नीचे फाइनली? तो फाइनली ब्लॉक चलता ही चलता है, चाहे ट्राई में जाओ या एक्सेप्ट में जाओ। लेकिन आपको ये चीज़ समझ में भी आनी चाहिए, आपको ये चीज़ समझ में भी आनी चाहिए। एंड आई होप मैं आपको समझा पाया। तो आप लोग कुछ कोड थोड़ा बहुत ट्राई करो, और मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग जब ट्राई आउट करोगे कोड को। तो अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन क्या होता है पाइथन में। तो मैं इस चीज़ को समझाने के लिए एक फाइल बनाऊंगा और उसका नाम मैं रखूँगा main.py। अब मान लो मेरे पास एक यहाँ पर module.py नाम से एक फाइल है, और इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है और इसका नाम है myfunc। और ये कुछ नहीं कर रहा है, बस एक बड़ा सिंपल सा हेलो वर्ड कर रहा है, हेलो वर्ड, ठीक है। मैंने हेलो वर्ड कर दिया इसमें। अब अगर मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, अगर मैं कहूँ फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट और myfunc, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना करूँ और इस फाइल को रन कर दूँ तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने myfunc को मॉड्यूल में रन नहीं करा है। लेकिन अगर मैं myfunc को रन कर दूँ मॉड्यूल में तो क्या होगा? बेसिकली मैं इसको रन करूँ अगर, तो ये हेलो वर्ड यहाँ पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ ये हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा? देखो ये हेलो वर्ड प्रिंट इसलिए करेगा क्योंकि मैंने जब बोला कि माय मॉड्यूल में से myfunc फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट myfunc कर लो, यानी मॉड्यूल में से myfunc को ले आओ, तब इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा सोर्स कोड उठाकर लिटरली यहाँ पर रख देगा कुछ इस तरह से, और मेरा myfunc यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो होता क्या है कि किसी भी एक मॉड्यूल में अगर मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंट करूँ अंडरस्कोर नेम, जो कि यहाँ पर आपको प्रिंट करके देगा कि ये क्या है। अब अगर यहाँ पर मैं लिखूँ प्रिंट अंडरस्कोर नेम और मैं इसको रन करूँ, तो ये मुझे अंडरस्कोर मेन दे रहा है, जिसका मतलब है कि मैंने मॉड्यूल के इस कोड को मॉड्यूल वाली फाइल से ही रन किया है। लेकिन अगर मैं ये चला दूँ 8_main.py, तो अंडरस्कोर नेम इस बार मॉड्यूल रन करेगा, यानी कि इसको इंपोर्ट किया गया है तो इसका नाम मुझे बता रहा है ये। तो अंडरस्कोर नेम क्या बताता है? मेन बताता है अगर आपने इसी फाइल को रन किया है, यानी कि जिस फाइल में आपने प्रिंट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर लिखा है, अगर उसी फाइल को आप लोग रन कर रहे हो तो आपको अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको इंपोर्ट कर रहे हो इस कोड को कहीं और, तो आपको उस फाइल का नाम मिलेगा जहां से आपने इंपोर्ट करा है। आई होप आप समझ गए। जैसे कि अगर मैं 08_main.py को रन करूंगा तो मुझे मॉड्यूल प्रिंट होकर मिलेगा, क्योंकि मॉड्यूल.py से मैंने इसको इंपोर्ट किया है। लेकिन अगर मॉड्यूल को ही रन कर दूं मैं, तो अंडरस्कोर नेम मुझे अंडरस्कोर मेन प्रिंट करके देगा। आई होप यू गॉट इट, एंड आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूं यहाँ पर कि मैं क्या करूंगा यहाँ पर, कि यहाँ पर लिखूंगा इफ, और मैं कहूंगा अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इफ दिस कोड is run by
इट्स ओन फाइल, ठीक है। या मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, इफ दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय रनिंग द फाइल इट्स प्रेजेंट इन, यानी कि आपने डायरेक्टली, और मैं इसको डायरेक्टली वर्ड को भी यूज करता हूँ, दिस कोड इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड, तब क्या होगा, बाय रनिंग द फाइल इट्स प्रेजेंट इन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूंगा वी आर डायरेक्टली रनिंग दिस कोड, और मैं इसको लेकर सीधा क्या करूँगा, कट करके यहाँ पर ले जाऊँगा। तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो भाई, अगर नेम इक्वल्स टू मेन है, यानी कि अगर मॉड्यूल को आपने डायरेक्टली कॉल किया है तभी ये कोड एग्जीक्यूट करो, वरना इस कोड को एग्जीक्यूट मत करो, ठीक है। और मैं इस कोड को भी यहीं पर डाल दूंगा। तो क्या होगा कि ये जो सारा कोड है ये रन तभी होगा जब आप डायरेक्टली इसको रन कर रहे हो, यानी कि इस तरह से रन कर रहे हो। अगर आप इंपोर्ट करोगे इसको कहीं से, जैसे कि हमने यहाँ 8_main में इंपोर्ट करा माईफंक को, तो कुछ भी नहीं होगा। देखो आप, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ कुछ? क्योंकि अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर मेन नहीं है, अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर मॉड्यूल है। क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो जिस फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं उसका नाम होता है अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, ठीक है, समझ गए ना। तो ये लिखकर हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली इस फाइल को रन कर रहे हो तब इस कोड को चलाओ। इसलिए लिखना हमें इसलिए ज़रूरी होता है कि इन केस हम इस फाइल को किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट करेंगे तो हम नहीं चाहेंगे कि ये कोड चले, ठीक है। हम चाहेंगे कि इसके जो फंक्शंस वगैरह हैं ऊपर लिखे हुए वो सारे आ जाएं, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे ये कोड चले। उस कोड को हम अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर मीन के अंदर लिखते हैं। आई होप दैट मेक्स सेंस। अब आ जाओ, यहाँ पर मैंने यही बात लिखी है कि भाई ये इवैल्यूएट्स द नेम ऑफ द मॉड्यूल इन पाइथन फ्रॉम वेयर द प्रोग्राम इज रन, और ये जो है मेन होता है अगर आप डायरेक्टली रन कर रहे हो उसी फाइल से, ठीक है। अब ग्लोबल कीवर्ड की बात कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है ग्लोबल कीवर्ड। अब देखो होता क्या है कि पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर आप लोगों ने एक फंक्शन बनाया, मैं एक काम करता हूँ कि एक 09_ ग्लोबल के नाम से फाइल बनाता हूँ .py। अब मान लो आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, fun के नाम से, और मैं यहाँ पर f लिख देता हूँ, डेफ फन बनाया, और आपने कहा a इज इक्वल टू, मान लो आपने कह दिया 3, और आपने कह दिया प्रिंट a, ठीक है, और आपने फिर फन को कॉल कर दिया। तो बहुत ही आसान सी बात है, सिंपल सी बात है, a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कह दिया a इज इक्वल टू 89, आपने a इज इक्वल टू 89 कह दिया अगर, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 89 आपने कह दिया, अगर आप यहाँ पर प्रिंट a करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 89 प्रिंट होगा और यहाँ 3 प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इसी a को ऊपर प्रिंट कर दोगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 89 कर दिया आपने, डेफ फन कर दिया, a इज इक्वल टू 3 अगर यहाँ पर नहीं होता तो क्या होता, तो 89 ही प्रिंट हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर a इज इक्वल टू आपने कुछ इस तरह से 3 कर दिया या 4 कर दिया, तब क्या होगा कि इस फंक के अंदर a की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो जो a है वो लोकल वेरिएबल है। किसके लिए लोकल वेरिएबल है a लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का, ठीक है। और यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल ये वो होता है जो कि आप किसी भी फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और बाहर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि a है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर लिख देते हो ग्लोबल a, ठीक है, और उसके बाद आप प्रिंट करते हो, फन को चलाने के बाद a को प्रिंट करते हो आप, तो आप देखो आप बेसिकली इस ग्लोबल a को चेंज कर दे रहे हो, ठीक है। तो ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है, ग्लोबल कीवर्ड चेंज कर देता है ग्लोबल वेरिएबल्स को, ठीक है। तो अगर आपने ग्लोबल a लिख दिया तो ये वाले a की बात हो रही है और ये वाला a चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ग्लोबल a नहीं लिखा होता तो आप देखो कि 89 3 और 89 प्रिंट कर रहा है, 3 और 3 प्रिंट नहीं कर रहा है। तो आप किसी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाते हो तो उसके अपने वेरिएबल्स होते हैं, और आप किसी भी जैसे आपने a इज इक्वल टू 89 यहाँ पर हमने लिखा, हमने यहाँ फन लिखा, यहाँ पर प्रिंट a लिखा, तो ये a इज इक्वल टू 89 वाले को रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फन के अंदर के वेरिएबल्स जो हैं वो उसके अपने होते हैं और हमने उनको रेफरेंस नहीं करा है जब हम प्रिंट a लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि a इज इक्वल टू 89 बाहर है तो वो बाहर वाला ही लेगा, फन के अंदर की प्रॉपर्टी अपनी है, ठीक है, ऐसे समझ लो आप इसको। तो ये होता है ग्लोबल कीवर्ड। अब मैं आपको एन्यूमरेट के बारे में बताता हूँ। मान लो हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप 1-1 मिनट में समझ जाओगे। मेरे पास मान लो एक लिस्ट है और उसमें मान लो कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया। मैं क्या करूँगा अब कि इन नंबर्स को प्रिंट करूँगा। मान लो मुझे ये भी प्रिंट करना है कि कौन सा नंबर है ये, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर आई इन, मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेट अस से एल, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंट, और मैं मान लो यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा दी आइटम नंबर, मैं यहाँ पर लिख दूंगा मान लो मैं इंडेक्स लिखूंगा और मैं इसको आइटम ही कर देता हूँ, इंडेक्स इज, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा आइटम,
ठीक है। और इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, मैं कह दूंगा इंडेक्स इज इक्वल टू 0, और फिर मैं मे बी कहूँगा इंडेक्स प्लस इक्वल्स टू 1, क्योंकि मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। या फिर मैं अगर इसकी इंडेक्स ही लिखना चाहता हूँ, आइटम नंबर इंडेक्स इज ये, तो मेरे लिए बड़ी कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगी ये, लेकिन मेरा काम हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर लिखा आइटम नंबर 1 इज़ 3, 2 इज़ ये, 3 इज़ ये। या मैं एक काम करता हूँ आइटम नंबर एट इंडेक्स, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा ऐसे, क्योंकि पहले 0 से स्टार्ट होगा ये, फिर ये इंक्रीमेंट करना शुरू कर देगा। तो आप देखो यहाँ पर आइटम नंबर एट इंडेक्स, इंडेक्स इज आइटम, इंडेक्स प्लस इक्वल्स टू 1, और ये 0 1 2 3 आ जाएगा। इस काम को आप इन्यूमरेट फंक्शन से और आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग इन्यूमरेट फंक्शन। कैसे सिंप्लीफाई होगा ये यूजिंग इन्यूमरेट फंक्शन? आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो फॉर आइटम इन इन्यूमरेट एल, ठीक है। और आप यहाँ पर ऐसे नहीं लिखोगे, आप लिखोगे इंडेक्स कॉमा आइटम इज इक्वल टू इन्यूमरेट ये, और आप इस तरह से लिखकर इसको प्रिंट कर सकते हो। तो अगर आप लोग अभी इसको प्रिंट करोगे तो सेम आउटपुट आपको मिल रहा है। तो अगर आप इंडेक्स कॉमा आइटम इन इन्यूमरेट आई लिखते हो, सॉरी इन्यूमरेट एल लिखते हो, जो कि लिस्ट है, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स के अंदर तो इंडेक्स दे देगा आपको, और आइटम के अंदर आपको वो आइटम दे देगा करस्पॉन्डिंग इंडेक्स का, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से करके इसकी इंडेक्स और आइटम दोनों एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इट मेक सेंस ना? गुड। अब बात करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस की। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, एक बहुत ही एलिगेंट वे होता है लिस्ट बनाने का बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ लिस्ट कॉम्प के नाम से, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस के नाम से बना लेते हैं। क्या जाता है, मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, माई लिस्ट इज इक्वल टू, और मेरे पास है इसमें 1 2 5, एक बड़ा नंबर भी ले लेते हैं, छोटा ही लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, क्योंकि मैं इनको स्क्वायर करने वाला हूँ भी। और यहाँ पर मान लो 9 लेते हैं, और ये हमारी लिस्ट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्क्वायर्ड लिस्ट बनाऊँ, तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा। मैं कहूँगा फॉर आइटम इन माई लिस्ट, और मैं लिखूँगा स्क्वायर्ड लिस्ट डॉट अपेंड, और मैं कहूँगा आइटम इनटू आइटम, और उसके बाद फाइनली मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूँगा स्क्वायर्ड लिस्ट, ठीक है। स्क्वायर्ड लिस्ट मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दी, और आप यहाँ पर देखो कि 1 4 81 25 9 25 आ गया है। इसमें स्क्वायर्ड आइटम्स जो है वो आ गए, क्योंकि मैंने स्क्वायर्ड लिस्ट को खाली छोड़ा, फिर मैंने कहा आइटम इन माई लिस्ट, जो कि था 1 2 9 5 3 5, और हमने इसमें प्रिंट कर दिया 1 4 81 25 9 और 25, ठीक है। मैंने आइटम इनटू आइटम किया है। इसी काम को मैं इजी कर सकता था एक लाइन में यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस, और मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा स्क्वायर्ड लिस्ट इज इक्वल टू, और मैं कहूँगा आई फॉर आई इन माई लिस्ट, माई लिस्ट, आई इंटू आई फॉर आई इन माई लिस्ट। तो ये क्या करेगा, आई इंटू आई को चला देगा फॉर एवरी आइटम इन माई लिस्ट। तो ये क्या करेगा, 1 को उठाएगा, 1 इंटू 1 करेगा, स्क्वायर्ड लिस्ट में 1 को डाल देगा, 2 को उठाएगा, 2 इंटू 2 करेगा, स्क्वायर्ड लिस्ट में 2 को डाल देगा। सारे एलिमेंट्स के लिए ये चीज़ करके इस लिस्ट में असाइन कर देगा। तो अगर मैं इसको रन करके आप लोग को दिखाऊं, तो आप लोग देखो यहाँ पर मुझे सेम चीज़ मिली जो कि मुझे पहले मिली थी। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो है एक ईजी तरीका होता है इस काम को करने का। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई चीज़ें। अब हम लोग चैप्टर 12 के प्रैक्टिस सेट में मूव करेंगे।